क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच अमंग द फॉलोइंग चेंज आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ए बी सी डी चार पार्ट्स है हमारे पास, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो एक बात याद रखो बेटा, अगर कभी भी डिकम्पोजिशन हो रही है फेरस सल्फेट की, ठीक है, तो फेरस सल्फेट जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है। ठीक है, इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो फेरस सल्फेट, इसकी एग्जांपल है सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा। ठीक है, सेकंड बी पार्ट जो है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड कभी भी याद रखो बेटा, डाइल्यूशन कभी भी आए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कभी भी आ गया आपको तो याद रखो ये एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर जो है दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया हमने इन वाटर तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है बेटा, याद रखना है आपको। अमोनियम क्लोराइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वाली आपकी हो गई एंडो, सेकंड एक्सो डाइल्यूशन वाली। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो एक्सो, और जो लास्ट पार्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, आपको याद रखना है कि ये हीट एब्जॉर्बर है तो दिस इज एंडोथर्मिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ए बी सी डी आपके पास चार रिएक्शंस हैं, आपको इनमें से आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आपको कभी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो आप रिएक्टेंट साइड को ही प्रेफर करोगे। ठीक है, तो अमोनिया जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अमोनिया क्या कर रहा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है आपकी वाटर विद आयरन। ठीक है जी, फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड और HOF फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जो वाटर है वो आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और थर्ड पार्ट में देखिए Fe2O3 विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है आयरन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। और लास्ट पार्ट में हाइड्रोजन विद वाटर फॉर्म हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इस रिएक्शन में जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे को, अदर्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, इटसेल्फ खुद क्या होगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट केस में देख लो, चाहे ये हाइड्रोजन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को वो रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है जिसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगेन आप उल्टा काम करोगे जो पिछले वाले में हमने देखा था। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या करेगा बेटा, इटसेल्फ तो होगा वो रिड्यूस, यानी कि नाम से उल्टा काम, और अदर्स को क्या करेगा बेटा, अदर को करेगा वो ऑक्सीडाइज। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन देखो PbO4। अब इसके खुद के पास ऑक्सीजन है, अगर इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दी, ये देखो यहाँ पे, तो इट मीन्स ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो देखिए ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी बेटा, मैं थोड़ा इसकी सेटिंग, सेकंड पार्ट में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को अपने में ऐड किया। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर रही है। सो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है, तो अब ये भी ऑक्साइड का ही काम करेगा एक तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। चलिए सी पार्ट के बाद डी पे चलते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके वेनेडियम और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्साइड इसके पास है, तो ये अपना ऑक्साइड इसको देगा, इट मीन्स ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो V2O5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट देखिए आयरन प्लस वाटर। अब वाटर के पास ऑक्सीजन होती है
तो ये अपनी ऑक्सीजन किसको देगा, इसको। इट मीन्स वाटर जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलिए इसका हो गया वाटर। एफ पार्ट पे चले, कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है तो इसको देगा, तो मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, तो इसका आंसर कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो होप सो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो समझ लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, फॉर्म करेगा NaCl प्लस NaHCO3। तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब बैलेंसिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 सोडियम है बेटा, Na2CO3 है ना, और यहाँ पे 1 Na है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। रुको, इसके आगे 2 लगाने की जरूरत है, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 1 सोडियम 2 सोडियम, तो ये बैलेंस ऑलरेडी है, तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस ही है, तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट रिएक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है ना, ऑन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव सोडियम क्लोराइड NaCl वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए, तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी है NaHCO3, ये पैर में 3 लिखना है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन है, NaCl H2O प्लस CO2 फॉर्म करेगा, तो ऑलरेडी आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रहेगी, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रहेगी। ऑन ट्रीटिंग, सी पार्ट देखिए, ऑन ट्रीटिंग विद यहाँ से यहाँ तक ऑन ट्रीटिंग पोटाशियम आयोडाइड Ki, पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है Ki, विद कॉपर क्या होता है Cu, कॉपर सल्फेट बोला तो CuSO4 हो गया। प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कुप्रस आयोडाइड का, ठीक है। कुप्रस आयोडाइड क्या होता है Cu2I2, ठीक है, और लिबरेट आयोडीन गैस I2 फॉर्म करेगा। चलिए, तो ऐसे कुछ रिएक्शन रहेगी, ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करनी है बेटा, यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे भी 2 कॉपर करने पड़ेंगे, तो 2 लगा देंगे इसके आगे, ये 2, और सल्फर, यहाँ पे भी सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट, ऐसा 4 बैलेंस है। आयोडीन पोटाशियम यहाँ पे, और यहाँ पे K2 है बेटा, K2, ठीक है। और आयोडीन कितने यहाँ पे 2 हो गए, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है, और 2 यहाँ पे, तो 4 है। तो आयोडीन 4 करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया बेटा, ठीक है, और पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हमारी बैलेंस रिएक्शन ये हो जाएगी। चलिए, अब बैलेंसिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आल्सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में पहले आपको बता देता हूँ, देखो आपको बोल दिया इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको बताना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है ना, तो दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आपको क्या क्या बोला है कि पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड क्या होता है बेटा KCl मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, लिखा हुआ है आपके नीचे, और क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, क्या फॉर्म करेगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो देखो ये पोटाशियम और ये सिल्वर यहीं पे रख लो, इनके जो आयन से वो एक्सचेंज कर दो, मतलब इसके साथ NO3 आ जाएगा और इसके साथ Cl चला जाएगा, AgCl फॉर्म हो जाएगा और KNO3 फॉर्म हो जाएगा। सो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होगा, किसका फॉर्म होगा बेटा, KNO3 का फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे या क्वेश्चन पे चलते हैं। फेरस सल्फेट डिकम्पोज विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि फेरस सल्फेट को हमने डिकम्पोज किया, हीट कर दिया भैया। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगी या ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगी, तो देखिए यहाँ पे डाई और ट्राई फॉर्म होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, अब देखिए ये भी हीट करके बन रहा है हमारे पास, तो ये ऑब्वियसली थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो जब भी किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एज नाइट। तो आपने जुगनू देखे होंगे रात को जगते हुए, तो जुगनू जो है वो क्यों ग्लो करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, फायर फ्लाइज ग्लोज एट नाइट बिकॉज उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है दैट इन्वॉल्व्स लाइट एमिशन रिएक्शन। अब होता क्या है कि फायर फ्लाइज जो है वो स्टोर करती हैं प्रोटीन्स को, इसका नाम क्या है, लूसीफेरिन। अब दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो दैट विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीलूसीफेरिन, एंड
जब ये ऑक्सीलुसिफरिन फॉर्म होता है तो उस टाइम पे एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसलिए जुगनू जो है वो ग्लो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन अ प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड, अंडर वट कंडीशन डू दीज ग्रेप्स फर्मेंटेड, इट इज़ एन केमिकल और अ फिजिकल चेंज। चलिए, तो अंगूर अगर पेड़ पे लगे हैं तो वो ख़राब नहीं होते, फर्मेंट नहीं होते, ठीक है, परंतु जैसे ही उसको पेड़ से उतार लिया जाए तो वो फर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर यहाँ पे है। वो कहता है कि व्हेन अटैच टू द प्लांट ग्रेप्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो पेड़ से जुड़े हैं तो ग्रेप्स क्या है? लिविंग है बेटा। देयर इम्यून सिस्टम प्रिवेंट फर्मेंटेशन, जिस इनका इम्यून सिस्टम उनको खराब नहीं होने देता। हाउएवर आफ्टर बीइंग प्लग्ड, जब उसको तोड़ लिया जाए तो ग्रेप्स कैन अंडरगोज फर्मेंटेशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएंगे? माइक्रोबैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे। दिस फर्मेंटेशन अक्कर अंडर एनारोबिक कंडीशन, और कौन सी कंडीशन के अंडर होगा? एनारोबिक कंडीशन के अंडर हो रहा होगा। दिस मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ट्रांसफॉर्म शुगर इनटू शुगर जो होगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स जो शुगर्स प्रेजेंट होंगे ग्रेप्स के अंदर वो किसमें? शराब में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इथेनॉल या मिथेनॉल ऐसे कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे इथेनॉल ही फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिफाइड एज केमिकल चेंज। तो ये कौन सा रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज होगा। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, शुगर से अल्कोहल फॉर्म हो रही है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज? तो सबसे पहला है इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है वो स्टेट का चेंज होना, फिजिकल चेंज है, ठीक है। लिक्विड से गैस बन जाता है, ठीक है, कोई केमिकल कंपोजिशन या न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का बर्न होना, बेटा किसी भी फ्यूल का जो बर्न होना है, ठीक है, वो जनरली क्या है? कंबशन कहलाता है, ठीक है, तो कंबशन इज अ केमिकल चेंज। तो चलिए इसका आंसर केमिकल चेंज रहेगा। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, जब हम लोहे की रॉड को बहुत ज़्यादा गर्म कर दें और वो रेड हॉट हो जाए तो बेसिकली वो फिजिकल चेंज में आएगा, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ स्टेट या कहूँ के टेम्परेचर चेंज ही आपको दिखने को मिलेगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना, तो ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, तो केमिकल रिएक्शन होगी। और लास्ट पार्ट है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनिया। सब्लिमेशन में स्टेट चेंज होती है बेटा हमारे पास, ठीक है जी, तो फिजिकल चेंज होगा। तो जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है वो फिजिकल चेंज है, अदरवाइज अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो केमिकल चेंज में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,